नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरगिर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से। बीए पार्ट थर्ड का विषय है हमारा ज्योग्राफी और हम लेकर के आए हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में बीए पार्ट थर्ड की सेकंड बुक को। चलिए, तो इसके टॉपिक हमारे पास में चल रहे थे। यूनिट हमने 2 से 2.5 यूनिट जो है हमने कंप्लीट कर दी थी। चलते हैं आगे। हमारा 6 क्वेश्चन जो है बनने जा रहा है जो पारिस्थितिकी से संबंधित है और वो है भू जैव रसायन चक्र। ध्यान रखिएगा, हमारे आज के टॉपिक का नाम है भू जैव रसायन चक्र जो है, यानी कि आप पृथ्वी पर देख पाएंगे कि जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ, जो भी प्रक्रिया अगर होती है ना, जो भी प्रक्रिया संपादित होती है वह हमेशा एक सर्कल में ही होती है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर खड़े खड़े रोटेट होती है, घूम रही है, इसके साथ साथ चंद्रमा रोटेट कर रहा है, यानी एक सर्कल पूरा कर रहा है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सूरज जो है अपनी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसे यदि हम पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर भी बहुत से ऐसे चक्कर हैं जो एक सर्कल में, जो प्रक्रियाएं हैं जो एक सर्कल में होती हैं। अगर वे प्रक्रियाएं सर्कल में ना हो तो पृथ्वी पर असंतुलन की स्थिति आ सकती है और असंतुलन की वजह से पूरा का पूरा जो है तहस नहस हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं भू जैव रसायन चक्रों के अंदर। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जिस प्रकार से एक उत्पादक होता है, यानी कि घास होती है, घास फूस को अगर एक कोई टिड्डा खाता है तो टिड्डे को आगे मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है और चील का जब विनाश होता है, मृत्यु हो जाती है, तो अपघटक जो होते हैं उसको मिट्टी में मिला देते हैं और उस मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं ताकि उस मिट्टी से जो है जो भी उसके अंदर जो बीज वगैरह कहीं पे भी जाएंगे, यानी वहाँ पे घास फूस जो है वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो घास फूस से शुरुआत होकर के वापस सर्कल बन रहा है। तो ऐसे ही हर एक प्रक्रिया, हर एक कार्य एक सर्कल के अंदर ही होता है। निश्चित तय है कि अगर हम सुबह घर से निकले हैं किसी काम के लिए, काम करके हम शाम को घर वापस आ जाते हैं, तो हमारा जो है उस बीच में एक सर्कल जो है चल रहा है। सर्कल किसी का बिगड़ नहीं सकता है। अगर आपने सर्कल बिगाड़ा तो समझो आप बिगड़े हुए हैं, यानी कि आप आगे के आगे आप चलते जा रहे हैं, आप वापिस सर्कल पे घूम करके नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो है ये आपका सर्कल जो है या तो बहुत बड़ा है, एक न एक दिन जो है दुनिया गोल है, घूम फिर करके वहीं आना ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भू जैव रसायन चक्र की। बायोकेमिकल जो हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो क्या है भू जैव रसायन चक्र? जियोकेमिकल, ठीक है ना, जैव भू रसायन चक्र। अब ये साइकिल जो है इसके अंतर्गत ये 2 प्रकार का साइकिल है। एक हमारे पास में जलीय चक्र आएगा और दूसरा हमारे पास में गैसीय पोषक चक्र बनेगा। तो जलीय के अंतर्गत तो जल की क्रियाएं होती हैं। आप देखते हैं कि किस प्रकार से जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद में उसका कंडेंसेशन होता है, सघन होते हैं, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद में प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षण की प्रक्रिया होती है। जो भी जल वाष्प होकर के ऊपर गया था अब वह बूंदे बन करके जो है धरातल पर वापस आता है और फिर उसके बाद में वाटर का फ्लो होता है, या तो सरफेस के ऊपर फ्लो होगा या फिर सरफेस के अंदर होगा। इंटरनल वाटर जो है वो फ्लो करेगा। तो इस तरीके से वो फ्लो करने के बाद में वापस अपनी उसी स्थिति पर चला जाएगा जहाँ से उस वाटर की शुरुआत हुई थी। महासागरों से अगर जलवाष्प हुआ था तो जलवाष्प होकर के बादल बने, बादल बनने के बाद में वर्षा हुई, पहाड़ों से टकरा करके वर्षा हुई, नदियों के माध्यम से वह पानी बहता हुआ फिर से महासागरों में पहुँच जाता है। तो ये जो है इसे कहते हैं हम जल चक्र। इसके बारे में आप बहुत नॉर्मली आप सब जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है। ज्योग्राफी के अंदर तो हम पूरा सिस्टम इसी को पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में गैसीय पोषक चक्र। गैसीय चक्र आता है, जैसे नाइट्रोजन का चक्कर आता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट ऑक्साइड में इस प्रकार से कन्वर्ट होकर के अमोनिया में कन्वर्ट होकर के फिर से वापस नाइट्रेट की पोजीशन में आ जाता है। जैसे आप सिंपल सा उदाहरण ले, वो है हमारे पास में हमारे श्वसन की प्रक्रिया। हम श्वास लेते हैं तो आपने देखा है कि जब भी हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं वो अंदर से उस ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन को भी बाहर निकालेंगे।
क्योंकि श्वास लेते समय हमारी जो ऊर्जा है वो वेस्ट होती है, ऊर्जा नष्ट होती है। और जब भी ऊर्जा का जलन होगा, यानी कि कहने का मतलब ऊर्जा खपत होगी ना, तो कार्बन जो है वो बाहर निकलेगा। कार्बन उसके, क्योंकि कार्बन के अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी O2 को हम जब लेते हैं, तो श्वास लेने के बाद में हम CO2 को बाहर भेजते हैं। तो इस तरीके से अगर पूरी मानव जाति श्वास लेती है तो ऑक्सीजन को वो खींच रही है और वापस भेज रही है किसको, CO2 को। अगर ऐसा ही चलता रहे तो CO2 की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और बढ़ने की वजह से असंतुलन बिगड़ जाएगा। तो फिर इस सर्कल को पूरा करने में दूसरा कौन है जो इसका योगदान देता है? या फिर आप ये कह सकते हो कि भी हम अगर अपने अंदर से C को निकालते रहेंगे, यानी कार्बन को निकालते रहेंगे, तो हम तो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन के पास में ऊर्जा होती है। हमें जो ताकत देता है वो कार्बन देता है। बॉडी को मेंटेन करने में अलग अलग तत्वों का भी योगदान होता है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, वसा है, इन सब का अपना अपना योगदान है। लेकिन जो इस बॉडी को एनर्जी देगा, जो चलने फिरने का काम करवाएगा उसे, वो करवा सकता है कौन? कार्बन करवाता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि हरी सब्जियां खाइए। तो हरी सब्जियों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन तो हमें मिलता है जल से। तो जल जो होता है ये क्या होता है? H2O। जब हम पानी पीते हैं H2O, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। और दूसरी तरफ हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ गया? कार्बन और हाइड्रेट हो गया। ठीक है, अब ये कार्बन हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे? तो ये CO2 के रूप में। जब हम श्वास लेते हैं तो CO2 को बाहर भेज रहे हैं। और लिया क्या था हमने? बाहर से श्वसन की प्रक्रिया में किसको ग्रहण किया था? O2 को। O2 को लिया, C को साथ में मिला करके भेज दिया। ऐसे ही हमने जल को पिया था। जल पीने के बाद में ये जो हमारा H है, H फिर से क्या हुआ? भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पसीने के रूप में, जल के रूप में बाहर निकल गया। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की जो है कमी से ऊर्जा यानी ताकत नहीं आती। ताकत के लिए अपने को इसकी आवश्यकता होती है। तो इनको पूरा कार्बोहाइड्रेट को बनाने का जो काम है वो किसका होता है? वो होता है भी पेड़ पौधों का। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन के अंदर होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो पेड़ पौधों ने CO2 को लिया, ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया, अपने पास में किसको रख लिया? C को अपने पास में रख लिया, स्टोर कर लिया। और पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो क्या कर रही हैं? अभी वो नीचे से जल को ग्रहण कर रही हैं, जल को खींच रही हैं। जल का मतलब है H2O को खींच रही हैं, जिसमें से O तो इनका रिलीज हो ही रहा है और इकट्ठा क्या हो रहा है? H जो है अंदर रुक रहा है। तो यही C और H मिलकर के क्या बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों पर लगे हुए फलों से हमारे पास में पहुंचते हैं। तो चलिए इस प्रकार से गैसीय चक्र के बारे में देखेंगे। नाइट्रोजन का अपना एक चक्र है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं, तो दोनों समझने आसान हो जाएंगे। जलीय चक्र में आप देख लीजिए क्या क्या होता है। वाष्पीकरण, ध्यान रखिएगा, जब महासागरीय जल या किसी तालाब या किसी नदी से जल का वाष्प भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। सीधे प्रत्यक्ष रूप से जल का भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जब मान लो पेड़ पौधों के पास में, अब देखो पेड़ पौधों के अंदर भी जल होता है, तो वो पत्तियां जो होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं ना, उनमें से क्या होता है? जल जो है वो भाप बनता है। जो पेड़ पौधे हैं, हरे पौधे हैं या मानव जाति है, जब अपने को पसीना आता है तो पसीना आप देखते हैं ना कि बाहर गई, हवा लगी, पसीना सूख गया। तो ये पसीना सूखा कैसे? क्या बॉडी ने वापस अंदर खींच लिया? नहीं। तो वो क्या हुआ? वो पसीना भाप बन करके उड़ गया। तो इस तरीके से प्राणी और पादपों में से जब जल का वाष्प होता है तो उसे हम वाष्पीकरण ना कह करके क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होता है? यही बेसिकली इसका अंतर है। जल का प्रत्यक्ष रूप से
भाप बदलना और जल का अप्रत्यक्ष रूप से भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद में क्या होगा? प्रिसिपिटेशन होगा। प्रिसिपिटेशन से पहले एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं संघनन प्रक्रिया, ठीक है। संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि कंडेंसेशन होता है, यानी कि सारे जो वाष्प हुआ जल है वो इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद में बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद में प्रिसिपिटेशन यानी वर्षा होती है। वर्षा होने के बाद में जो पानी नीचे आएगा धरातल पर वो दो तरीके से प्रवाहित होगा, या तो अंत स्पंदन होगा यानी इनफिल्ट्रेशन होगा, अंदर चला जाएगा, रिस करके मिट्टी के अंदर से रिसेगा, नीचे चला जाएगा, धरातल पर भूमिगत हो जाएगा, और या फिर धरातलीय प्रवाह के रूप में यानी नदियों के रूप में बहेगा, तो उसे हम सरफेस वाटर कहेंगे। तो देख लेते हैं, इस प्रकार से हमारे पास में महासागर है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है और इवेपोरेशन होकर के आगे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहाँ से पेड़ पौधों से क्या हो रहा है? ट्रांसपीरेशन हो रहा है, पेड़ पौधों से ट्रांसपीरेशन होता है। यहाँ पे स्नो है तो स्नो से क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। स्नो से क्या होता है? भी डायरेक्ट अगर वाष्प होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये सब बात ऊपर जाकर क्या बन रहे हैं? बादल बन रहे हैं। बादल का बनना मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन कहलाता है। फिर उसके बाद में अगर वर्षा जो है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण जो है, वर्षण की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है कि पानी जो है, जो जल, जो वाष्प इसके पास में था, जो वाष्प था वो अब अगर बूंदों के रूप में नीचे आएगा तो हम उसे वर्षा कहेंगे। अगर बूंदों के रूप में नीचे आएगा तो हम उसे वर्षा कहेंगे। और अगर वो डायरेक्ट बर्फ के रूप में नीचे आएगा तो हम उसे हिमपात कहेंगे। क्या कहेंगे? भी हिमपात कहेंगे, यानी कि स्नोफॉल कहेंगे। ये स्नोफॉल होगा और ये रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो रेनिंग वाटर जो है वो नदियों नहरों से होकर के यहाँ पर आएगा, कलेक्ट होगा, सरफेस वाटर ऊपर जाएगा और ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे ग्राउंड के अंदर बहता हुआ मिलेगा, वहीं जाकर के उन्हीं महासागरों से जाकर के मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास में वाटर सर्कल है। आप देख लीजिए कि पृथ्वी पर जो 71% जल उपलब्ध है, पृथ्वी के सरफेस का 71% तो है जल मंडल और 29% क्या है? स्थल मंडल है। क्या है? भी स्थल मंडल। तो इस 71% जो भी जल यहाँ मौजूद है, इस जल को हम मान लेते हैं कि ये जल कितना है? 100% जल है। पूरी पृथ्वी पर 100% जल है, उसमें से 97% जो है वो खारा है, यानी कि महासागरों में है, सागरों के अंदर उपस्थित है, खारा पानी है। और सिर्फ 3% ही जल जो है वो पीने लायक है। 3% जो है ये फ्रेश वाटर है। लेकिन इस 3% में से भी अगर देखा जाए तो आपको वायुमंडल में यानी कि वाष्प के रूप में आपको कितना मिलेगा? 0.035% मिलेगा। नदियों में कितना मिलता है? 0.03% मिलता है। ऐसे ही मृदा में 0.06, झीलों में 0.31 और कुल मिलाकर के ये कितना हो गया हमारे पास में? 0.425। ये हमारे पास इतनी 4 जगह से जल जो है यहाँ मिलेगा अपने को। अब इसके बाद में भूमिगत जल कितना है? भूजल जो कि 750 मीटर से ऊपर है वो है 11% और 750 मीटर से जो नीचे है वो है 14%। तो इसके बाद में आता है कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पे कितना मिलेगा? 74%। अब आप देख लीजिए टोटल हमारे पास में जो 100% जल था उसका 97% तो खारा है जिसको हम पी ही नहीं सकते। 3% बचा है जिसको पी सकते हैं, लेकिन वो जल भी आपको उसमें से आपको 14% ये वाला और 11% ये वाला, ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे? भूमिगत मिलेंगे। और ग्लेशियर में मिलेगा कितना? 74%। यानी जो हमारे आसपास जो पानी है जिसको हम पीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 0.4% जो है हमारे पास में है, यानी आधा परसेंट। पूरे वाटर का आधा परसेंट जो है, सॉरी पूरे वाटर का नहीं, सिर्फ इस 3% का आधा परसेंट, ठीक है ना। इस 3% को 100 बनाएंगे ना, फिर उसका आधा, तो यानी कि 100% के अकॉर्डिंग जब हम इसके अकॉर्डिंग देखें ना, पूरे के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, तो ये आधे से भी बहुत कम मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जल कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में बारी आती है नाइट्रोजन चक्र की।
तो नाइट्रोजन चक्र का थोड़ा सा आपको जो शब्द हैं वो हमने कभी पढ़े नहीं है, थोड़े से शब्द आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, सर्कल भी इसका समझना। देखिए नाइट्रोजन सभी प्रकार की प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों और जीवन द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पाई जाती है। अधिकांश पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा लवणों में परिवर्तित किए बिना प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ना, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितनी है वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन कितनी है 20% है। तो इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसका क्या करना पड़ेगा, स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करना पड़ेगा, और वो फिक्सेशन किसी ना किसी लवणों में परिवर्तन से ही हो सकता है। तो फिर उसके बाद हम ये ग्रहण करेंगे, और ग्रहण भी कहाँ से करेंगे, पत्तियों से ग्रहण नहीं करेंगे, जड़ से ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पेड़ पौधों के नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो आपको जीव मिलेंगे ना, या घटक मिलेंगे या जीवाणु मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, पेड़ों की जड़ों में आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि जो मटर की फसल होती है ना, वहाँ पर जब हम दूसरी फसल को बोते हैं ना, वो बहुत अच्छी उपज पैदा करती है, क्योंकि मटर के जो फसल होती है उसकी जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो है नाइट्रेट के भंडार यहाँ पे अपने को मिलते हैं। पादप नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, पादप यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो है वो नाइट्रोजन को कहाँ से लेते हैं, मृदा से लेते हैं, और मृदा में किस रूप में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रेट के रूप में होती है। कई सूक्ष्म जीवी, सहजीवी और असहजीवी के रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं अभी, यौगीकरण करते हैं। बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन का यौगीकरण यानी कि स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना, फिक्सेशन होता है, और फिक्सेशन होगा तो ही हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, वो भी पादप ग्रहण करेंगे, मानव जाति जीव जंतु नहीं कर सकते इसको। राइजोबियम, राइजोबियम भी नाइट्रोजन यौगीकरण यानी कि कौन है ये, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला प्रमुख सहजीवी जीवाणु है। बैक्टीरिया है ये एक प्रकार का जो सहजीवी है, जो फलीदार पौधों की जड़ों में बनी ग्रंथियों में मिलता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, फलीदार जो पौधे होते हैं ना, जैसे गवार है, मटर है, इनमें आपको, सोयाबीन है, इन जो पौधे हैं इनकी जड़ों में आपको राइजोबियम नामक एक जीवाणु मिलेगा। वो जीवाणु का काम क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करना, ठीक है, ये इसका काम है। इसी वजह से उनको ये उपज देता है। तो जहाँ जहाँ पे फलीदार पौधे बोए होते हैं, अगर वहाँ पर हम नई फसल बोते हैं ना, तो उसकी पैदावार अच्छी होती है। एजोटोवेक्टर व क्लास्ट्रीडियम जीवाणु तथा कुछ नील हरित शैवाल प्रमुख असहजीवी जातियां हैं। ये कैसी जातियां हैं, असहजीवी जातियां हैं। अतः वायु में विद्यमान नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मृदा में उपलब्ध होती है। देखो, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में कहाँ उपलब्ध होगी, मृदा में, जिसे पादप अवशोषित कर नाइट्रोजनी यौगिक यानी कि अमीनो अम्ल और प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, पौधे क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आप देखो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, मटर में प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन, उड़द की दाल है, ठीक है, मूंग की दाल है, इनमें प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन आया कहाँ से, ये प्रोटीन आता है नाइट्रोजन के यौगीकरण से आता है। तो नाइट्रोजन के यौगीकरण से यहाँ से हमें क्या है, प्रोटीन मिलता है। क्लियर है, तो ये प्रोटीन हम यहाँ से लेते हैं। इसके अलावा जो हरी साग सब्जियाँ होती हैं, जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, या फिर फल हैं सारे के सारे जितने भी, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमें वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, यहाँ से प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। यह कार्बनिक पदार्थ खाद्य के रूप में विविध पोषण स्तरों से उपभोक्ता को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से उपभोक्ता क्या कर लेता है, इनको खा लेता है, यहाँ से प्रोटीन उसने ले लिया। अब इसके बाद में क्या होगा कि जो उपभोक्ता है जिसने इनको खाया है, जैसे जितने भी पशु पक्षी हैं या मानव है, वो सब इसको प्रोटीन को ग्रहण करेंगे पौधों को खा करके।
उन फलीदार पौधों को खा करके प्रोटीन लिया उन्होंने। फिर जो इनका वेस्ट हो जाएगा, जो इनका बायो वेस्ट होगा ना, जो भी या तो उनके मरने के बाद में या उनका दैनिक जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसको क्या करते हैं, जो अपघटक होते हैं, मृत जीवांशों को अपघटक जो होते हैं वो वियोजित करते हैं, यानी उसको फिर से तोड़ते हैं, जिसके दौरान मुक्त नाइट्रोजन मुक्त होती है और वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाती है। तो यहाँ से फिर से वायुमंडल में चलेगी। यानी क्या हुआ, सबसे पहले पौधे हैं, पौधों की जड़ों में राइजोबियम जैसे सहजीवी और कुछ असहजीवी जीवाणु हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेंगे। अब नाइट्रेट के रूप में जड़ों से प्रवेश करेंगे, नाइट्रोजन जो है जड़ों से प्रवेश करेगी। अब पौधा क्या करेगा, उसको किस रूप में रखेगा, उसको नाइट्रोजनी यौगिक यानी कि अमीनो अम्ल और प्रोटीन के रूप में अपने पास में जो है संयोजित कर लेगा। अब उन फलीदार पौधों को अगर कोई खाएगा तो खाने के बाद में जो उसका मलमूत्र होगा, जो उसकी वेस्टेज होगी, वहाँ पर जो है उसको अपघटक जो है होंगे वो फिर से क्या करेंगे, उसको वियोजित करेंगे। उसके अंदर जो भी पदार्थ होगा उसको वियोजित करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे और उसमें उस वियोजन की प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो मुक्त हो जाएगी और वापस से कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। तो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस की पुनः पूर्ति के लिए नाइट्रेट एवं नाइट्राइट लवण विनाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा अपघटित होते रहते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र जो है वो पूर्ण होता है। वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस पुनः कैसे जाती है, वो जाएगी नाइट्रेट और नाइट्राइड लवण के विनाइट्रीकरण से होगा। कैसे होगा, विनाइट्रीकरण से होगा। और ये कौन करेगा विनाइट्रीकरण, जो अपघटक होते हैं वो इसको करते हैं। तो इस तरीके से सर्कल हमारा जो है वो पूरा होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये नाइट्रोजन सर्कल है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाएगी, गाय भैंस खाती है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये नाइट्रोजन है वायुमंडल के अंदर, N2 यानी कि नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का जब बिजली कड़कती है ना, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन हो जाता है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर उसको नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको बदल देते हैं, किस में, NH3 में बदल देते हैं। तो NH3 जो है वो किस में है, अमोनिया में हो गई। किस में बदल गई, ये अमोनिया में बदल चुकी है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या करेंगे, इसको भी N2O में, NO2 में या NO2 को फिर से वापस NO3 में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से NO2 क्या है हमारे पास में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट है। ये क्या आ गया हमारे पास में, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट जो होता है ये किसको मिलेगा, यहाँ से जाएगा नाइट्रेट, कहाँ पे, पौधों के अंदर जाएगा, पौधों में जाएगा, घास फूस में जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, इस नाइट्रेट का वापस से कि क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन करके इसको वापस से मुक्त कर दिया जाएगा, कहाँ पे, वायुमंडल में इसको नाइट्रोजन को मुक्त कर दिया जाएगा। ये जो वेस्ट होती है, इन वेस्ट से क्या होता है, NH4 जो है वो कौन सा है, अमोनियम है। अमोनियम जो होगा NH4, इस NH4 को पहले बदला जाएगा NO2 में, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 से इसको ले लिया जाएगा, किस में भी, बैक्टीरिया इसको लेंगे और बैक्टीरिया इसको किस में बदल देंगे, NO2 के अंदर, यानी कि नाइट्रेट में बदल देंगे। और नाइट्रेट से फिर से क्या हो सकता है, ये पेड़ पौधे लें और या फिर इसको फिर से डीनाइट्रिफिकेशन वाले जो घटक होते हैं उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से दो एग्जाम्पल रखे हैं, दोनों में से आप किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू इसी को समझ सकते हैं और इसको बना करके भी आप आएंगे। बात करते हैं कार्बन चक्र की। तो जीवमंडलीय वृहद पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन तथा उसके यौगिक का जटिल मिश्रण, निर्माण, रूपांतरण तथा वियोजन की हर स्थिति में विद्यमान है। कार्बन तथा उसके यौगिक का जटिल मिश्रण जो है, उनका मिश्रण, उनका निर्माण का रूपांतरण, उनके वियोजन की हर स्थिति में वो विद्यमान रहता है कार्बन। प्रकृति में सभी जैव पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं।
सभी जो जैव पदार्थ होते हैं वे सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही पैदा होंगे। कोई भी पेड़ पौधा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही वो आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा वो नहीं बढ़ पाएगा। पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को आकर्षित करते हैं और जल को विभक्त करके हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। जल को तोड़ करके तो क्या लिया उन्होंने, हाइड्रोजन को लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेकर के कार्बन को अपने पास रखा। दूसरी ओर पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषण करते हैं। वहीं सभी जीवित प्राणी श्वसन प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का विमोचन करते हैं। ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हैं वे इसका क्या करते हैं, विमोचन करते हैं, छोड़ते हैं। इसी प्रकार मृत पदार्थ भी निरंतर अपघटक क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन करते हैं। जो अपघटक होते हैं वो इसका क्या करते रहते हैं, विमोचन, यानी उसको रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो रिलीज कौन कौन कर रहा है, CO2 को रिलीज कौन कर रहा है, अपघटक कर रहे हैं, और उधर से जीवित प्राणी कर रहे हैं श्वसन के दौरान। हम O2 को ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी CO2 को कौन ले रहा है, पादप ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पादप और प्राणी बात अलग अलग चल रही है। प्राणी CO2 को लेते हैं और जो पादप जो होते हैं वो CO2 को लेते हैं और प्राणी CO2 का रिलीज करते हैं। प्रकृति में अपघटन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अपघटन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आपने किसी फल फ्रूट को किसी भी कोई जैविक पदार्थ को अगर आपने कहीं पर भी रख दिया है ना, फ्रिज के बाहर रख दिया, कहीं पर रख दिया, फ्रिज में क्या हो जाता है, उसका मतलब कि वो उसकी प्रक्रिया फ्रीज हो जाती है। कोई भी पदार्थ होता है अगर हम उसको फ्रिज में रख देंगे ना तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो अपनी जगह पे जम जाएंगे, उसके अंदर कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, ना वो सड़ेगा ना कुछ उसको कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही उसको हम बाहर निकाल के रख देंगे 2 दिन 3 दिन बाद में वो क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो वो सड़ना गलना कहाँ से आया है, अगर आपने साफ सुथरी जगह पर भी रखा है तो भी वो सड़ जाएगा। तो कारण क्या है, उसका कारण होता है उसके अंदर अपघटक के जीवाणु होते हैं जो कि वातावरण में, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। वे वहाँ तक पहुँचते हैं और उस हर एक पदार्थ को जिसके पास में ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा की कमी हो रही है, उसको क्या करते रहते हैं, वो विघटित करते रहते हैं, उसका विघटन अपघटन करते रहते हैं। तो जबकि संश्लेषण केवल दिन के समय ही संभव होता है। अब जो प्रकाश संश्लेषण है, संश्लेषण की प्रक्रिया यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया दिन में ही हो सकती है और अपघटन की जो प्रक्रिया होती है ये निरंतर चलती रहती है, दिन रात 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, इस तरीके से पूरा चलती रहती है। कार्बन चक्र का आरंभ स्वपोषी हरे पौधों द्वारा होता है। कार्बन चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है, स्वपोषी जो हरे पौधे होते हैं वे कार्बन को अपने अंदर रखते हैं, जिनके द्वारा ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड को परपोषी उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। परपोषी इससे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। शाकाहारी परपोषी जीव पादपों को खाकर उनमें विद्यमान कार्बोहाइड्रेट्स से अपनी आवश्यकता अनुसार कार्बन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जीव इन शाकाहारियों का भक्षण करके अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करके प्रकृति में विमुक्त करते रहते हैं। इस प्रकार वातावरण के हर तत्व को कार्बन की पूर्ति होती रहती है। इस प्रकार कार्बन चक्र जो है वो पूर्ण होता है, कंप्लीट है। ध्यान रखिएगा, हरे पौधे जो होते हैं वो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे और कार्बोहाइड्रेट को जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता खा करके उस कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर रखेगा। वहाँ से वो श्वसन प्रक्रिया के दौरान या उसके मृत्यु के बाद में उसका अपघटन होगा। ठीक है, यहाँ अपघटन का ही प्रयोग किया जाता है कि अपघटन जो घटक जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, कार्बन को वापस वातावरण में क्या कर देते हैं, विमुक्त कर देते हैं। ये हमारे पास में कार्बन चक्र आ गया है। सनलाइट होगी तो जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है मौजूद है, सनलाइट के टाइम पर
फोटोसिंथेसिस बाय प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर से क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसको अपने अंदर रख लेते हैं, कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, बाय कंज्यूमर, यहाँ से कार्बन जो है ले लिया जाता है और इसका डीकम्पोजन होने के दौरान डीकम्पोजन होता है तो उससे क्या बनते हैं, फॉसिल्स फ्यूल तैयार होते हैं। आप देखेंगे कि कार्बन जो होता है इससे बनते हैं 3 प्रकार के फ्यूल बनते हैं। आप ईंधन जो देखेंगे ना, ईंधन खनिज आप पढ़ते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उसमें किसकी मौजूदगी होती है, कार्बन की मौजूदगी होती है। कार्बन होगा तो ही ये जो ईंधन खनिज हैं वो संभव हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास में क्या होती है, ऊर्जा होती है। कार्बन के पास में क्या होती है, ऊर्जा मौजूद होती है। तो यहाँ ऊर्जा ली जाएगी और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, इसको या तो अपघटन के दौरान या फिर श्वसन प्रक्रिया के दौरान और या फिर यहाँ से इसको विमुक्त कर दिया जाएगा, CO2 को वापस रिलीज कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, तो ये प्राणी से हो जाती है। प्राणी ऑक्सीजन को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और उसको CO2 में कन्वर्ट करके बाहर विमुक्त कर देते हैं। और जो उतने भी प्लांट होते हैं वो सारे के सारे CO2 को लेकर के O2 को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका चक्कर पूरा हो जाता है। प्रकृति में जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह जीवन को संभव बनाती है। वायुमंडल में 20.93% ऑक्सीजन पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं विभिन्न ऑक्साइडों तथा लवणों के रूप में भी पाई जाती है। ऑक्सीजन का निर्माण सपोषी हरे पौधों तथा सागरीय परितंत्र यानी मेरीन इकोसिस्टम में पाए जाने वाले पादपों जैसे प्लैंकटन आदि द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इनका जो ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से करते हैं, निर्माण तो वो करते हैं ना, पादप वगैरह वो निर्माण करते हैं। अपन तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वेस्ट कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन ली और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। तो हमने तो क्या किया, ऑक्सीजन को कम किया है, जबकि ऑक्सीजन की उत्पत्ति कौन कर रहा है, वो पादप करते हैं। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण विविध खनिजों जैसे ऑक्साइड के न्यूनीकरण द्वारा भी होता है। इस प्रकार वायुमंडल में भंडारित इस ऑक्सीजन का सागरीय एवं स्थलीय जंतु उपभोग करते हैं। जीवाश्मीय ईंधन जैसे खनिज तेल, कोयला आदि तथा लकड़ी के दहन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जल में मिश्रित होती है जैसे H2O। तो ये क्या है, O क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। तथा नदियों द्वारा सागरों में पहुंचकर वहाँ व्यापक अवसादों में मिश्रित हो जाती है। कालांतर में यह ऑक्सीजन अवसादी ऑक्सीजन के भंडार के रूप में संचित हो जाती है जो दीर्घ काल तक बनी रहती है। ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्साइडों में और लवणों में जो पाई जाती है ना, वो कहीं ना कहीं खनिजों के अंदर दब करके रहती है। आप देखते हैं कि जो लोहा होता है उसको जंग लगती है, तो किसकी वजह से जंग लगती है, ऑक्साइड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से उसको जंग लगती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, उसके साथ चिपक करके उसको गलाने का प्रयास करती है। तो मतलब उस लवणों के रूप में, लवण के रूप में वहाँ के साथ में उसमें क्या रहती है, वो भंडारित रहती है। इस चक्र के अंतर्गत स्थलीय एवं सागरीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय उत्पन्न ऑक्सीजन वायुमंडल ऑक्सीजन में प्रविष्ट होती है, जिसका उपभोग सागरीय एवं स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के दौरान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जीवाश्मीय ईंधन एवं लकड़ी के दहन में भी काम आती है। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन का चक्कर चलता रहता है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन का चक्कर आपके सामने आया है। किस प्रकार से ऑक्सीजन बनाने, ऑक्सीजन का निर्माण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, पेड़ पौधों से होती है। यहाँ से क्या करेंगे, जितने भी जीवधारी हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेंगे, ग्रहण करेंगे और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। तो फिर अभी अभी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, तो वो कार्बन चक्र में हमने देखा था कि पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और उसको ऑक्सीजन बना करके छोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सा सर्कल इसका बनता है। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पर्यावरण अवक्रमण। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरण अवक्रमण। ठीक है, तो
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है यानी कि पर्यावरण का नुकसान, पर्यावरण में कमी, इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं कि पर्यावरण को जो है आने वाले समय में कितनी जो पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले उन समस्याओं की जो शुरुआत कहाँ से हो रही है, या पर्यावरण के अंदर जो असंतुलन पैदा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, क्या कारण है असंतुलन के, क्या उसके परिणाम आगे निकलेंगे। देखिए जरा, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण को स्पष्ट कीजिए। समस्याएं कौन कौन सी हैं? जनसंख्या वृद्धि। अब आप देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। विश्व की जनसंख्या 8.1 अरब जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या हो चुकी है वर्तमान में 2024 तक, आज के आंकड़े तक। अब ये जनसंख्या हर आपको पहले तो 12 साल में पहले 7 अरब जनसंख्या थी। कितनी थी भी? 7 अरब जनसंख्या थी। तो 7 अरब से 8 अरब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष का ही समय लगा है। अब 8 अरब से लेकर के 9 अरब होने में बस आपको 8 वर्ष का ही समय लगेगा। इस तरीके से ये कब 10 अरब हो जाएगी? तो अगले आप मानकर चलिए 5 साल। तो मतलब कुल मिला करके यहाँ 13 वर्ष में 1 अरब बढ़ी थी, तो अगले 13 वर्ष में ये सीधा 2 अरब बढ़ करके 10 अरब हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जो धरातल है वो कहाँ कहाँ पर रखेगा? धरातल पर जितने भी संसाधन हैं उनके अंदर कमी आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो संसाधनों का उपभोग बढ़ेगा। संसाधनों का उपभोग बढ़ेगा तो संसाधन जो है वो नष्ट होंगे, खत्म होते जाएंगे। तो इस वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कौन कौन है, समस्याएं पैदा करने वाला कौन है? जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि से नगर बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, परिवहन बढ़ रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है, युद्ध होने लगे हैं, मारामारी होने लगी है। ये सब पर्यावरणीय समस्या को उत्पन्न करने के कारण है। तो इन सब का आपने एक एक बात, एक एक पॉइंट लेकर के उसकी व्याख्या करते रहना है। हमारा जो है समस्या वाला टॉपिक जो है इस प्रकार से कंप्लीट होगा। तो चलिए देखिए, पर्यावरण अवक्रमण का अर्थ क्या है? पर्यावरण के भौतिक तथा जैविक संगठकों की गुणवत्ता को मानवीय गतिविधियों द्वारा ह्रासित किया जाता है। मानवीय गतिविधियों द्वारा क्या किया जा रहा है? जैविक और अजैविक जो भी घटक हैं उनकी वैल्यू को कम किया जा रहा है, उसमें असंतुलन पैदा किया जा रहा है। यही पर्यावरण का अवक्रमण यानी कि विनाश है। पर्यावरण अवक्रमण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार तकनीकी विकास के कारण मानव द्वारा पर्यावरण को अति दोहन करके इसकी गुणवत्ता में ह्रास को पर्यावरण अवक्रमण यानी कि अवनयन कहते हैं। तो पर्यावरण अवक्रमण या पर्यावरण अवनयन किसे कहते हैं? यानी कि अपने तकनीकी ज्ञान के साथ वो पर्यावरण के साथ में जो छेड़छाड़ कर रहा है और पर्यावरण को जो हानि पहुंचा रहा है उसे ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रकार हैं पर्यावरण अवक्रमण के? प्रकार देखिए, प्रकृति के आधार पर देखें तो मृदा अपरदन होना, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलों का बढ़ना, बाढ़ आना, सूखा आना, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं और चक्रवात आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्राकृतिक जो है अवक्रमण की निशानियां हैं कि देखो आपको ये चीज़ें अगर दिख रही हैं अपने आसपास तो इसका मतलब आप सजग हो जाओ कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसमें असंतुलन जो है बिगड़ने वाला है। असंतुलन बिगड़ेगा तो तहस नहस हो जाएगा पूरा का पूरा, पृथ्वी एक बार फिर से अपने उसी 0 लेवल पर आ जाएगी। मानवीय क्रियाओं द्वारा बात करें तो मानवीय क्रियाएं क्या करती हैं? मानव क्या करता है? वन उन्मूलन करता है, बड़े बांधों का ढहना, ठीक है, खनिजों का अत्यधिक खनन होना, औद्योगिकरण का बढ़ाना, नगरीकरण की वृद्धि, तकनीकी विकास और जनसंख्या वृद्धि, इन सब के कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और नुकसान होने से ये उसके आगे आपके सामने परिणाम देखने को मिलेंगे। पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास, तो देखिए भौतिकवादी संस्कृति की प्रधानता के कारण इसका ह्रास हो रहा है या फिर प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की वजह से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतुओं का विनाश की वजह से भी पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। कैसे? देखिए,
कृषि कार्य के लिए स्थानांतरित कृषि की जा रही है, कृषि कार्य के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, तो वनों में रहने वाले जो जीव हैं, वनों पे जो आश्रित जीव हैं, उनका भी विनाश हो रहा है, उनको अपना स्थान छोड़ करके भागना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मानव अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, वैसे वैसे जीवों की जो जनसंख्या है, वनस्पति, पादप और प्राणी हैं, उनकी जनसंख्या जो है, उनकी संख्या कम हो रही है। वनों का चारागाहों में परिवर्तित हो गया, निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश कर दिया गया, घरेलू और व्यापारिक लाभ हेतु खनिज खनन के कारण, जीवीय कारकों द्वारा और बड़े बांधों के निर्माण के लिए वन का विनाश करने की वजह से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पर्यावरणीय गुणवत्ता में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र का विस्तार और पशुपालन का विकास, इसमें आप लिख सकते हैं बहुत सी बातें कि किस वजह से वर्तमान में कृषि का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कृषि की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो पशुपालन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए चारागाह में बदल दिया जा रहा है वनों को, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, मृदा का अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करके मृदा को क्या किया जा रहा है, यानी कि निष्क्रिय कर दिया गया है, मृदा को अनुपजाऊ बना दिया गया है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से पर्यावरण को ह्रास हो रहा है, तीव्र औद्योगिक विकास की वजह से, नगरीकरण की वजह से, ऊर्जा संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन की वजह से और तकनीकी विकास द्वारा पर्यावरण को ह्रास का सामना करना पड़ रहा है। ये पॉइंट आपने इसके अंदर नोट करने हैं, ध्यान रखने हैं। वनोन्मूलन पर नियंत्रण, देखो पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव क्या है, पर्यावरणीय गुणवत्ता हेतु, गुणवत्ता के सुधार हेतु, ठीक है ना, सुधार हेतु क्या करना है, अपने को सुझाव देने हैं, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो है वनोन्मूलन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को क्या करना, भी नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना, पेड़ पौधों को काटने से पहले 10 पौधे लगाना होगा, इस तरीके की नीतियों को अपनाना होगा। पुनः वनीकरण करना होगा, रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, सामाजिक वानिकी एवं कृषि का वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देना होगा, सड़कों के किनारों पर या सड़कों के बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पर, नहरों के किनारों पर, नदियों के किनारों पर कृषि भूमि के चारों ओर वनों को लगा करके क्या किया जा सकता है, पर्यावरण को ह्रास से बचाया जा सकता है। शहरी पृष्ठ प्रदेशों में हरित पेटी का, शहरों के चारों ओर हरित पेटी बना करके, पेड़ पौधे लगा करके, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों का नियंत्रण करके, बड़े बांधों के स्थान पर लघु बांधों का निर्माण करके, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास करके भी, गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका प्रयोग करके क्या किया जाना चाहिए, वनों को, पेड़ों को बचाना चाहिए। तापीय विद्युत ग्रह के विकास को नियंत्रित करते हुए सुरक्षित शक्ति का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही खनिजों का नियोजन एवं नियंत्रण, खनन करना होगा, भी नियंत्रित करना पड़ेगा खनन का, और पर्यावरण के सामान्य नियमों के आधार पर नगरों का नियोजित विकास होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित विकास, पर्यावरण का पोषणीय विकास, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण, मृदा अपरदन पर नियंत्रण और पर्यावरण गुणवत्ता के प्रति जन चेतना फैलाना, इन सब से क्या किया जा सकता है, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाए जा सकते हैं। ये उसके सुझाव हैं। आपने इस तरीके से पीडीएफ से पहले इन सुझावों को लिखना है और फिर इन सुझावों के अंदर 2-2, 4-4 बातें अपनी ऐड करनी हैं। आपको पता है, पहली बात आपने याद रख ली, अगर पॉइंट याद है आपको कि वनोन्मूलन पर नियंत्रण, यानी कि डिफॉरेस्टेशन पर नियंत्रण लगाना, यानी कटाई पर को रोकना, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बातें इसमें लिख सकते हैं। चलिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, ये आपने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको तो छोटी क्लास के अंदर जब आप हिंदी के लेख लिखा करते थे 8वीं 10वीं के अंदर, तब आपको कहा जाता था कि पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखिए, जल प्रदूषण पर लेख लिखिए, वायु प्रदूषण पर लेख लिखिए। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, देख लेते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार प्रदूषण मानवीय गतिविधियों के सह उत्पाद होते हैं। मानवीय गतिविधियों के सह उत्पाद, सह उत्पाद मतलब मानव कोई भी काम करेगा ना, उसके साथ साथ प्रदूषण पैदा होगा ही होगा, सह उत्पाद है, ठीक है, जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो इसमें देखिए
उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर पर्यावरण के प्रदूषण जो है वो दो प्रकार के हैं, या तो प्रकृति द्वारा और या फिर मानव निर्मित। प्रकृति द्वारा कैसे? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से बहुत सी गैसें ऐसी निकलती हैं, या मृदा क्या वहाँ पे जो है अपरदन होता है, अधिक वर्षा की वजह से मृदा का अपरदन होता है, या वायुमंडल में गैसों का जो है मिश्रण है, जहरीली गैसें निकलती हैं, तो वो प्रकृति के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी हो सकती हैं। मानव ने उद्योग लगाए हैं तो उद्योगों की वजह से जहरीली गैसें वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं। फिर प्रदूषक तत्वों के दृश्यता के आधार पर, विजिबिलिटी के आधार पर कि दृश्यगत प्रदूषक और अदृश्य प्रदूषक, यानी कि आपको विजिबल जो प्रदूषण आपको दिख रहा है वो भी हो रहे हैं और अदृश्य भी हो रहे हैं। यानी दिख रहा है मतलब कि कहीं पर कूड़ा कचरा पड़ा है तो वो कौन सा हो गया? दृष्टिगत हो जाएगा। और फिर आपको कहीं पर आप जा रहे हैं तो वहाँ आसपास आपको कूड़ा कचरा नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, यानी कि वहाँ का जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो चुका है, तो वो अदृश्यगत कहलाएगा। ठीक है। प्रदूषकों की प्रकृति एवं अवस्था के आधार पर ठोस अपशिष्ट वाला प्रदूषक, ठीक है, कचरे के ढेर पड़े हैं, द्रव कीचड़ी कीचड़ है, गैसीय अपशिष्ट यानी कि बदबू फैली हुई है, बारहीन अपशिष्ट यानी जिसमें बार नहीं है लेकिन जैसे रुई वगैरह के ढेर लगे हुए हैं, और ताप अपशिष्ट हो गया और दवनी अपशिष्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं से आप गुजर रहे हैं, वहाँ पे बहुत एसी के बाहर की साइड में, जहाँ से एसी का बाहर कक्ष होता है ना एरिया, तो वहाँ से अगर आप जाते हैं तो वहाँ खड़े होंगे तो वहाँ आपको गर्मी बहुत लगेगी, तो इस तरीके से ताप अपशिष्ट होगा। पारिस्थितिकीय दृष्टि से यानी कि ओडम द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है, तो उन्होंने कहा है अविघटनीय प्रदूषक और जैव विघटनीय प्रदूषक। एक ऐसे प्रदूषक जिनका विघटन हो सकता है और एक ऐसे जिनका विघटन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये प्रदूषक के प्रकार होते हैं। चलिए देखिए, प्रदूषण के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? प्राकृतिक क्रियाओं के दौरान निश्चित प्रदूषक तत्व जैसे ज्वालामुखी राख, धूल, भूकंपीय घटना से उत्पन्न तत्व, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, चक्रवाती तूफान आदि से उत्पन्न तत्व जो होंगे वो कैसे कहलाएंगे? प्राकृतिक स्रोत कहलाएंगे। और फिर आता है मानवीय स्रोत, कि मानव द्वारा जो प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं उसका स्रोत, रिसोर्स कौन से हैं, कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो देखिए जरा, औद्योगिक बहिस्त्राव यानी कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया से जितना भी वेस्टेज निकलती है वो सारी प्रदूषण करती है, तो ये मानवीय क्रिया के दौरान हो रहा है। घरेलू अवशिष्ट हो गए, कृषि अवशिष्ट हो गए, वाहित मल, सीवरेज वगैरह हो गया, तेलीय स्रोत, ठीक है, ऑयल पोल्यूशन हो गया भी, ठीक है, जो तेल के स्रोत हैं, जैसे तेल निकाल तो लिया, अब निकाल के ले जा रहे हैं तो जाते जाते रास्ते में बिखरता जा रहा है, या कहीं पर ऑयल टैंकर लीक हो गया है, तो वो क्या हो गया अभी? तेलीय स्रोत हो गए हैं। तापीय स्रोत, थर्मल, जो जितने भी सोर्स हैं थर्मल के जो गर्मी पैदा कर रहे हैं, रेडियोधर्मी अवशिष्ट हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व हो गए, नगर पालिका अवशिष्ट हो गए, खनन अवशिष्ट हो गए, और सामाजिक क्रियाकलाप के दौरान, ब्याह शादी के दौरान जो भी कचरा हो रहा है वो भी क्या कर रहा है? प्रदूषण पैदा कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के स्वरूप के आधार पर, स्वरूप कैसा? या तो उसका भौतिक स्वरूप है यानी कि प्राकृतिक, और या फिर उसका सामाजिक स्वरूप है सांस्कृतिक। तो भौतिक स्वरूप के आधार पर प्रदूषण जो है वो जल प्रदूषण, वायु, मृदा और ध्वनि, ये चार प्रदूषण मेन है। आपको इन चारों का जो अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण के कारण बताइए, मृदा प्रदूषण के बताइए, उनको नियंत्रण के उनके उपाय बताइए, तो ये सब चीज़ें अपने से पूछी जा सकती हैं। आर्थिक प्रदूषण, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण में क्या आ जाएगा? आर्थिक प्रदूषण हो गया जैसे गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक प्रदूषण यानी कि युद्ध, धार्मिक प्रदूषण जैसे कि हिंसा और दंगे, सामाजिक प्रदूषण जैसे अपराध, लूट और डकैती। ये सारे के सारे किसके आधार पर हैं? प्रदूषण के स्वरूप के आधार पर उसके प्रकार हैं। क्षेत्रीय आधार पर कैसा हो सकता है? नगरीय प्रदूषण, ग्रामीण, औद्योगिक, कृषि और धार्मिक पर्यटन स्थलों का प्रदूषण।
आप देखते हैं कि धार्मिक पर्यटन स्थल कहीं पर भी मंदिर वगैरह कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ आपको बाहर बहुत ज़्यादा कचरा या फिर वहीं पर ही बहुत ज़्यादा चढ़ावा, हालांकि जो है इन मानव जाति है वो अपने आप में क्या है कि एक चढ़ा रही है, लेकिन उस चढ़ावे से भी क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्रदूषण के प्रकार हैं। तो हमें किनका अध्ययन करना है? जल, वायु, मृदा और ध्वनि, इनका अध्ययन करना है। तो देख लीजिए इस प्रकार से हमारे पास में प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इसमें वेस्टेज हो रही है, किन किन चीज़ों की वेस्टेज यहाँ पे हो रही है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्रियाँ हो रही हैं तो उनसे जो जल निकल रहा है, किसी नगर से निकल रहा है या किसी एग्रीकल्चर लैंड से आ रहा है, कृषि में जो पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जा रहे हैं उन सब से, मलमूत्र से, घरेलू अपशिष्ट से क्या हो रहा है, या फिर जो तेल के जो टैंकर होते हैं उनका जब ऑयल लीक हो जाता है तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारा का सारा जल प्रदूषण हो रहा है, जिससे स्थलीय और जलीय जीवों को क्या है, नुकसान पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से ये होता है जल प्रदूषण। क्लियर है? इनके बारे में आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। जल प्रदूषण स्रोतों के आधार पर प्रदूषण कहाँ कहाँ से होता है, किन किन तरीक़ों से होता है, ये सब अपने को पढ़ना है। फिर आ गया सागरीय जल का प्रदूषण कैसे होता है, उसके बाद में आता है भूमिगत जल का प्रदूषण कैसे होगा, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाएगा, वो नीचे जाएगा, या किसी ऐसी चीज़ जो अपघटित नहीं हो रही है उसको दबा दिया गया है, ठीक है, यानी कि मिट्टी को खोद करके नीचे उसको दबाने से भी क्या हो सकता है, प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद में आगे देखेंगे जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय करने होंगे। फिर बारी आती है वायु प्रदूषण की, लाइटनिंग, नेचुरल वॉल्केनो हो रहा है, विल्ड फायर्स हो रहे हैं, जंगली आग की वजह से हो रही है, और फिर सिटी से जो भी अब धुआं वगैरह निकल रहा है, जो भी फर्टिलाइज़र हो रहे हैं, ऑयल गैस लीक हो रही है, तो इन सब से क्या हो रहा है, वायु में प्रदूषण जा रहा है। तो ये हो गया स्टेशनरी औद्योगिक क्षेत्रों से हो गया, और ये हो गया हमारे पास में भी मोटरसाइकिल वगैरह यानी कि व्हीकल, इनसे जो है वायु में प्रदूषण फैल रहा है। तो ये प्रदूषण के हमारे पास में कारण हो गए, ये स्रोत हो गए। वायु प्रदूषण के स्रोत हैं उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक और मानवीय, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बनिक और अकार्बनिक हैं, आकार और घनत्व के आधार पर विशिष्ट और विविध स्रोत हैं, स्रोतों के प्रकार के आधार पर स्रोतों के नाम जैसे वाहनों के दहन द्वारा, औद्योगिक क्रिया द्वारा और स्थिर दहन द्वारा होता है। और कौन कौन से प्रदूषक तत्व हैं, ये तो वायुमंडल की गैसें आ गई हमारे पास में, ये सारी गैसें हैं। लेकिन और एयर पोल्यूशन के लिए कौन कौन है, SO2, PM, HC, CO2 और NOx, ये सब जो है इसके सारे प्रदूषक तत्व हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसमें सारे प्रदूषक तत्व यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए हानिकारक गैसें कौन सी हैं, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में क्लोरीन गैस है, अमोनियम गैस है, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, मिथिल आइसोसाइनाइड। मिथिल आइसोसाइनाइड जो है ये क्या होती है भी, हवा से भारी होती है, जहरीली होती है और प्राण हरण वाली गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है, स्प्रे कैंस, प्रशीतक, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। मीथेन गैस CH4, मीथेन होती है CH4 जो कि जैविक क्रियाओं, धान का खेत और जीवाश्मी ईंधन के दहन से निकलती है। ये होगी हमारे पास में। इसके बाद में वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, मानव स्वास्थ्य, वनस्पति पर प्रभाव, जीवों पर और वायुमंडल एवं जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें ओजोन परत का नुकसान होना, जलवायु में परिवर्तन होना और हरित गृह प्रभाव दिखना, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के लक्षण होते हैं। औद्योगिक प्रदेशों के चारों ओर हरित पेटियां, ये क्या है, उसको नियंत्रण करने के, यहाँ देखो नियंत्रण कर सकते हैं अपन, किस किस तरीके से नियंत्रण करेंगे ये आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मृदा प्रदूषण यानी कि भूमि प्रदूषण है। तो मृदा का प्रदूषण किस किस वजह से हो रहा है, घरेलू अपशिष्ट है, नगरपालिका, औद्योगिक खनन और कृषि।
और फिर मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या निकल के आ रहे हैं सामने। स्वच्छ भूमि गंदी हो रही है, भूमि के उर्वरक क्षमता कम हो रही है, अपशिष्ट हवा के साथ बह करके क्या हो रहे हैं, जल में मिल रहे हैं। भूमि प्रदूषण को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। भूमि निस्तारण, समय समय पर सफाई करना, भस्मीकरण यानी उसको जलाना, कंपोस्ट बनाना यानी कि रासायनिक खाद बनाना, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उसको नष्ट किया जा सकता है, या ऊर्जा उत्पादक में उसका प्रयोग किया जा सकता है जितना भी अवशिष्ट मौजूद होता है। अंत में आता है हमारे पास में ध्वनि प्रदूषण। तो किस किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण होती है। एरोप्लेन है, सिटी में हॉर्न हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, रेलगाड़ी हो गई है, लाउड स्पीकर्स हो गए हैं, बिग सेल हो गई है, तो इनकी वजह से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि को जो मापा जाता है डेसिबल के अंदर, तो डेसिबल यहाँ हमारे पास में 140 जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। नॉर्मल जो हम बात करते हैं, सामान्यतः जो हम बातें सुनते हैं, वो हमारे पास में जो कौन सी होती है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे विस्पर और रस्टल ऑफ लीव्स, ठीक है, मॉडरेट, लाउड, ये लाउड हो गई, फिर उसके बाद में वेरी लाउड और एक्सट्रीमली लाउड हो गई, ठीक है। तो नॉर्मली फुसफुसाने की जो बात होती है वो इतनी होती है अपने पास में 40 डेसिबल की हम बातचीत करते हैं नॉर्मली। तो ये श्वास लेने की जो होती है 10 डेसिबल इसकी जो ध्वनि निकलती है, 10 डेसिबल श्वास लेना और 40 डेसिबल तक बातें करना, ये सब इसमें आता है। और सुनाई देना कहाँ तक होता है, 80 तक जो है, 70-80 तक ये जो है सुनाई देना, यानी कि ये सुनना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है वो लाउड हो जाती है, तो ये सुनने के लिए लगातार अगर इसको कोई सुनता रहे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। जैसे ड्राइवर वगैरह होते हैं, जो ट्रकों के ड्राइवर वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बसों के ड्राइवर चिड़चिड़े हो जाते हैं। किस वजह से, लगातार वो सुबह से शाम तक हॉर्न सुन करके ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है शोर प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। प्राकृतिक, बादलों का गरजना, बिजली कड़कना और ज्वालामुखी का विस्फोट होना। जीवीय कारक कौन से होंगे, शेर की दहाड़, कुत्ते का भौंकना, मनुष्य की हंसी, बिल्लियों का झगड़ा। ये सब जब चीज़ें अपने को अच्छी नहीं लगती हैं ना, तो मतलब कि जो शोर ऐसा होता है जो अच्छा ना लगे मन को, वो प्रदूषण ही कहलाता है। भले वो कम आवाज़ में हो रहा है, भले ज़्यादा आवाज़ में हो रहा है। आप देखते हैं कि मच्छर देखो कितनी कम आवाज़ में करता है, लेकिन जब करता है तो इरिटेशन करता है, तो वो प्रदूषण है। उद्योग एवं मशीनें, परिवहन के साधन, मनोरंजन और सामाजिक क्रियाकलाप। डीजे वगैरह बजते हैं रात को, जो नाच रहा होता है उसको तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जो दूर बैठा है सोने का प्रयास कर रहा है उसको ये चीज़ प्रदूषण लगती है। शोर प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या निकलते हैं, मस्तिष्क में तनाव रहता है, उच्च रक्त ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है, हृदय के रोग और चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसके साथ साथ ही सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के शिशु बहरेपन का शिकार हो सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव कैसा होता है, पूरा सामाजिक तनाव रहता है, खिंच जाना यानी कि झंझलाहट होना, मानसिक अस्थिरता और पागलपन की स्थिति हो सकती है। शारीरिक में क्या बदलाव हो सकते हैं, दिल, दिमाग, कान, आँख, गुर्दे में रक्त प्रवाह कम होगा, लकवा हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं और बहरापन हो सकता है। और शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के कारण क्या होते हैं, तो ब्राज़ील में 80 डेसिबल से अधिक शोर करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यानी इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, अभी हॉर्न बजाने पर रोक लगाई जा सकती है। अधिक शोर करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आबादी से दूर स्थापित कर दिया जाता है। शोर प्रदूषण वाली तकनीक का प्रयोग किया जाए। शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली तकनीक, ठीक है। मोटर वाहनों में प्रयोग में लाए जाने वाले बहुध्वनि हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है ना। जो ऐसे उल्टे सीधे से हॉर्न बजते रहते हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या हो जाता है, अभी 3 यूनिट का जो हमारा जो मैटर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यूनिट नंबर 4 और 5 के बारे में। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।